हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विथ मनीष सोनी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 12 में पूछे गए क्वेश्चंस की। देखिएगा, टेस्ट नंबर 12 जो है वो आपको पता है कि चैप्टर नंबर 13 का आपका लगा है और चैप्टर नंबर 13 जो है उसका नाम है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो चलिएगा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप अपना पेपर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में किस में कड़वे बादाम जैसी गंध आती है? निम्नलिखित। तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है नाइट्रोबेंजीन, दूसरा दे रखा है एनिलीन, तीसरा दे रखा है क्लोरोबेंजीन और चौथा दे रखा है बेंजीन डाइएजोनियम लवण। तो याद रखिएगा बच्चों, जो नाइट्रोबेंजीन होता है उसमें कड़वे बादाम जैसी गंध आती है। किस में आती है? नाइट्रोबेंजीन में, और इसे ऑयल ऑफ मिर्बेन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी एक एमीन सर्वाधिक क्षारीय होती है वाष्प प्रावस्था में? कौन सी एक एमीन वाष्प प्रावस्था में सर्वाधिक क्षारीय होती है? तो याद कीजिएगा, जब मैंने आपको एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि वाष्प प्रावस्था या गैसीय प्रावस्था में एमीन जो होती है, यदि उसकी क्षारकता की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षारीय होती है 3 डिग्री एमीन, उससे कम होती है 2 डिग्री एमीन, उससे कम होती है 1 डिग्री एमीन और सबसे कम होती है अमोनिया होती है। इसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि गैसीय प्रावस्था या वाष्प प्रावस्था में, है ना, एमीन की जो क्षारकता होती है, यहाँ पे हम एलिफेटिक एमीन की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमीन और अमोनिया कुछ नहीं कह रखा, तो एलिफेटिक एमीन ही मान के चलना है आपको। तृतीयक एमीन जो होती है उसकी क्षारकता सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा प्लस आई प्रभाव वाले समूह जुड़े होते हैं। तो देखो, 3 डिग्री अमीन में 3 प्लस आई प्रभाव है, 1, 2 और 3। प्लस आई प्रभाव के कारण से इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नाइट्रोजन की तरफ क्या होंगे? विस्थापित होंगे, है ना। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे, इसके भी जाएंगे, इसके भी जाएंगे, तो इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होगी? वृद्धि होगी। इस कारण से इसकी क्षारकता सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें 3 प्लस आई प्रभाव वाले समूह जुड़े हुए हैं। इसमें केवल 2 ही प्लस आई प्रभाव वाले समूह जुड़े हुए हैं। इसमें केवल 1 प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है और इसमें कोई प्लस आई प्रभाव वाला समूह नहीं जुड़ा हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तृतीयक एमीन, है ना। तो निम्न में से कौन सी एक एमीन वाष्प प्रावस्था में सर्वाधिक क्षारीय होती है? तृतीयक एमीन होती है। ठीक है, तो आंसर नंबर हो जाएगा सी। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन करवाने पर निर्मित उत्पाद है। मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो डाला है, उसमें मैंने नाइट्रो यौगिक आपको पढ़ाए थे। उस नाइट्रो यौगिक के अंदर मैंने आपको नाइट्रो यौगिकों का अपचयन पढ़ाया था। अम्लीय माध्यम में अपचयन, क्षारीय माध्यम में अपचयन और उदासीन माध्यम में अपचयन। और उदासीन माध्यम में अपचयन करवाने के लिए हम अपचायक के रूप में काम में लेते हैं जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड। और इसमें जो हमारा कंपाउंड बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो होता है एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, है ना। ये है अपनी नाइट्रोबेंजीन और इसका उदासीन माध्यम में अपचयन करवाने के लिए हम काम में लेते हैं जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड। और जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। ये देखिएगा, इस अभिक्रिया में टोटल 4 H काम में आते हैं। कितने H काम में आते हैं? 4 H। एक H इस नाइट्रोजन के लगाना है और दूसरा H इस ऑक्सीजन के लगा देना है और एक ऑक्सीजन बाहर निकाल देनी है वाटर के मॉलिक्यूल के रूप में, क्योंकि यहाँ पे अपन ने कितने H काम में लिए हैं? 4 में से एक H इस नाइट्रोजन के लग गया, एक H इस ऑक्सीजन के लग गया, एक ऑक्सीजन इसमें से निकल गई, 2 हाइड्रोजन बच गए। वो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना लेंगे? जल। और इस कंपाउंड का नाम है एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप, आपके पास पेपर है, उस पेपर में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस एक नाइट्रो एल्केन का क्षार की उपस्थिति में हैलोजनीकरण संभव नहीं है, है ना। किस एक नाइट्रो एल्केन का क्षार की उपस्थिति में हैलोजनीकरण संभव नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिएगा, मैंने आपको जब नाइट्रो यौगिक पढ़ाए थे तो बताया था कि जो प्राथमिक नाइट्रो एल्केन होते हैं उनमें 3 अल्फा हाइड्रोजन या 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये प्राथमिक नाइट्रो एल्केन है CH3NO2। ये भी कौन सा है, प्राथमिक नाइट्रो एल्केन। तो प्राथमिक नाइट्रो एल्केन जो होता है उसमें या तो 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं या कितने होते हैं, 2, यानी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। प्राथमिक नाइट्रो एल्केन की यदि हम बात करें तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, उपस्थित। बताओ ये प्राथमिक नाइट्रो एल्केन है कि नहीं है, ये भी क्या है, प्राथमिक नाइट्रो एल्केन। फिर दूसरा आपको दे रखा है द्वितीयक नाइट्रो एल्केन। तो द्वितीयक नाइट्रो एल्केन ये हो जाएगा, ये कौन सा नाइट्रो एल्केन है, द्वितीयक नाइट्रो एल्केन। और ये आपका हो गया तृतीयक नाइट्रो एल्केन, है ना। अब ये क्या कह रहा है कि कौन सा नाइट्रो एल्केन, कौन सा नाइट्रो एल्केन प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, है ना। इसको वैसे अपन सुपर 1 डिग्री भी बोल सकते हैं। सुपर 1 डिग्री ये प्राथमिक, है ना, यानी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, है ना। कौन सा नाइट्रो एल्केन क्षार की उपस्थिति में हैलोजनीकरण श्योर नहीं करता है। तो याद कीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब हम नाइट्रो एल्केन का क्षार की उपस्थिति में हैलोजनीकरण करवाते हैं तो क्षार यानी अपन ने ले लिया मान लो NaOH, तो Na पे प्लस होता है, OH पे क्या होता है, माइनस। और मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रो समूह होता है ना, उसके पास वाला जो कार्बन होता है, यानी नाइट्रो समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन पर लगे हुए जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो सक्रिय होते हैं, है ना। वो कैसे होते हैं, सक्रिय। सक्रिय होने का मतलब है कि वो H+ आयन के रूप में निकल सकते हैं। अब ये सक्रिय क्यों होते हैं, इसको मैंने प्रॉपर्ली आपको जब नाइट्रो एल्केन पढ़ाया था तब उसमें बहुत अच्छे से मैंने आपको बता रखा है। तो आप वहाँ पे जाके इसको एक बार वापस से देख लीजिएगा कि ये जो अल्फा कार्बन है उस पर उपस्थित जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जिनको अपन अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, है ना। इस पे क्या अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है क्या, नहीं है ना। तो देखिएगा, जैसे इन दोनों को अपन प्राथमिक बोल दें, वैसे सुपर 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, सुपर 1 डिग्री और 1 डिग्री के अंदर क्या सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसमें 3 है और इसमें कितने हैं, 2 है। इसमें कितना है, 1 है। इसमें कोई सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर जब हम इनकी NaOH से क्रिया करवाएंगे ना, किससे क्रिया करवाएंगे, NaOH से, तो NaOH क्या करेगा, NaOH का जो OH- आयन है वो इस सक्रिय हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करेगा, हटा देगा। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इस हाइड्रोजन को ये OH- हटा देगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे। अब बताओ क्या इसके पास में सक्रिय हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। इसका मतलब NaOH इसके साथ क्रिया नहीं कर पाएगा, और क्रिया नहीं होगी तो इसका हैलोजनीकरण भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो हम जब हैलोजनीकरण करवाएंगे तो इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, Cl2 के साथ। जब ये इसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो इस पर प्लस आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस। और ये प्लस वाला जो क्लोरीन है वो इस पर जुड़ जाएगा। इसमें देखो ये प्लस वाला क्लोरीन इसके ऊपर जुड़ जाएगा, लेकिन क्या इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ हो पाएगी क्या, नहीं, क्योंकि NaOH के साथ ही अभिक्रिया नहीं हो पाई। तो देखो, क्षारीय माध्यम में हैलोजनीकरण के लिए आवश्यक है कि नाइट्रो एल्केन के पास सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होना चाहिए। चूँकि 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन के अंदर सक्रिय हाइड्रोजन यानी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है, इस कारण से 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन का क्षारीय माध्यम में हैलोजनीकरण संभव नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तृतीयक नाइट्रो एल्केन, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस एक एमीन का निर्माण गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से करना संभव नहीं है, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से करना संभव नहीं है। तो देखिएगा, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण में हम क्या करते हैं, सबसे पहले थैलिक अम्ल लेते हैं, मैंने आपको बताया था। ये क्या है आपका, थैलिक अम्ल, है ना। फिर थैलिक अम्ल को हम करते हैं गर्म, तो जल का एक अणु निकल जाता है, यहाँ से एक जल का अणु निकाल देंगे तो थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये क्या बन गया, थैलिक एनहाइड्राइड।
फिर हम इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? अमोनिया के साथ, है ना। ये क्या है? अमोनिया NH3। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, तो H2O बाहर निकल गया और ये कंपाउंड बन गया जिसे हम कहते हैं थेलीमाइड। क्या कहते हैं? थेलीमाइड कहते हैं, है ना। थेलीमाइड बन गया। फिर थेलीमाइड की क्रिया करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो K पे प्लस OH पे माइनस, इस पे माइनस इस पे प्लस, यहाँ से OH और यहाँ से क्या निकल गया? H, यानी H2O बाहर निकल गया। सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने आपको, आप संबंधित वीडियो देख लीजिएगा यदि आपको और ज़्यादा डिटेल में देखना है। वैसे मैं आपको ये वाली अभिक्रिया तो पूरी बता रहा हूँ, है ना। तो ये होता है आपका N पोटेशियम थेलीमाइड। अब हमें क्या करना होता है कि जिस भी एमीन का निर्माण करना होता है, देखिएगा गैब्रियल थेलीमाइड जो संश्लेषण अभिक्रिया है, इसके द्वारा हम केवल एलिफेटिक प्राथमिक एमीन का ही निर्माण कर सकते हैं, या हम इससे निर्माण कर सकते हैं किसका? एरिल एल्किल एमीन का, है ना। एलिफेटिक प्राथमिक एमीन या एरिल एल्किल एमीन का इससे हम क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। यदि आपको इस अभिक्रिया से एनिलीन बनाना होगा, है ना, जैसे मान लो आपको RNH2 बनाना है ना, इस अभिक्रिया से आपको क्या बनाना है? RNH2। तो आप ये जो N पोटेशियम थेलीमाइड बना, इसकी अभिक्रिया आपको RX के साथ करवानी होती है। किसके साथ? RX के साथ, क्योंकि देखो इस पे माइनस है, इस पे क्या है? प्लस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, है ना। तो ये माइनस वाला इसके ऊपर क्या करता है? आक्रमण करता है। तो आक्रमण करेगा तो देखो क्या बनेगा, पहले मैं बता देता हूँ। ये बन जाएगा, है ना। पोटेशियम हट जाएगा KX के रूप में। किस रूप में हट जाएगा? KX के रूप में, है ना। ये क्या है? नाभिक स्नेही है। इस नाभिक स्नेही की अभिक्रिया RX के साथ हुई, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो रही है? NSR। NSR मीन्स नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये जो N पोटेशियम थेलीमाइड है, ये N पोटेशियम थेलीमाइड RX के साथ क्रिया करेगा तो N एल्किल थेलीमाइड बनेगा, है ना। फिर हम इसका करवाते हैं जल अपघटन। क्या करवाते हैं? जल अपघटन। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है। ये जो हाइड्रोजन है, दो जल के अणु काम में ले लो, दो हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे जुड़ जाते हैं, तो क्या बन गया बताओ? RNH2, है ना। अब जैसे मान लो आपको मेथिल एमीन बनाना है तो मेथिल हैलाइड ले लोगे, एथिल एमीन बनाना है एथिल हैलाइड ले लोगे, N प्रोपिल एमीन बनाना है N प्रोपिल हैलाइड ले लोगे, है ना। यदि आपको इस अभिक्रिया से एनिलीन बनाना हो PHNH2, तो बताओ यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा? PHX, और PHX का मतलब हो गया हेलोबेंजीन। PHX का मतलब क्या हो गया? हेलोबेंजीन। मैंने पढ़ा रखा है आपको। और हेलोबेंजीन जो होता है वो अनुनाद से क्या होता है? स्थायी होता है। इस अनुनाद के कारण से हेलोजन परमाणु का जो लोन पेयर है वो बेंजीन वलय के साथ क्या दर्शाता है? अनुनाद, जिस कारण से यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण से N पोटेशियम थेलीमाइड इसके साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता, क्योंकि ये अनुनाद से क्या होता है? स्थायी। अनुनाद से क्या होता है? स्थायी, जिस कारण से इस अभिक्रिया के द्वारा हम एनिलीन का निर्माण नहीं कर सकते। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है मेथिल एमीन, तो मेथिल एमीन बनाना होगा तो यहाँ पे हम CH3X ले लेंगे या CH3Cl ले लो, है ना, बन जाएगा। दूसरा दे रखा है एथिल एमीन, तो एथिल एमीन बनाने के लिए यहाँ पर ले लो एथिल क्लोराइड या एथिल ब्रोमाइड ले लो, एथिल हाइड्राइड ले लो। तीसरा दे रखा है आइसोप्रोपिल एमीन, तो आइसोप्रोपिल एमीन बनाने के लिए यहाँ पे आप आइसोप्रोपिल हैलाइड ले लो, आइसोप्रोपिल हैलाइड ले लो। लेकिन आपको अगर एनिलीन बनाना होगा तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा? हेलोबेंजीन, और हेलोबेंजीन अनुनाद से क्या होता है? स्थायी होता है। इस कारण से इस अभिक्रिया से हम एनिलीन का निर्माण नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 5 था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया लिखिए तथा बताइए कि इसका उपयोग किस कार्य में किया जाता है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जिसे हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया जिसे हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं, इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं? प्राथमिक एमीन लेते हैं। कौन से एमीन लेते हैं?
प्राथमिक एमीन, या तो एलिफेटिक या एरोमेटिक। प्राथमिक एमीन लेते हैं या तो एलिफेटिक या एरोमेटिक, और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ। क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। ये क्या है? एलिफेटिक प्राथमिक एमीन। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे? क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ। तो मैंने आपको बताया था इस अभिक्रिया में जो प्राथमिक एमीन होती है उस प्राथमिक एमीन का NH2 समूह आइसोसाइनाइड समूह में बदल जाता है। कौन से समूह में बदल जाता है? आइसोसाइनाइड समूह में। और इस आइसोसाइनाइड कंपाउंड में, है ना, आइसोसाइनाइड कंपाउंड में एक बहुत गंदी सी स्मेल आती है, यानी हम कह सकते हैं ये है एक दुर्गंध युक्त कंपाउंड होता है। दुर्गंध युक्त क्या होता है? यौगिक होता है। और इस दुर्गंध युक्त यौगिक के निर्माण से हम प्राथमिक एमीन की क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। तो देखिएगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो होती है वो अभिक्रिया प्राथमिक एमीन की पहचान करने में प्रयुक्त होती है। कौन सी एमीन की पहचान करने में प्रयुक्त होती है? प्राथमिक एमीन। जैसे मान लो आपके पास में एक प्राथमिक एमीन है, एक द्वितीयक एमीन है और एक क्या है? तृतीयक एमीन है। आपको इनमें से ये पता करना है कि किस में प्राथमिक है, किस बॉक्स में, है ना। 3 कंटेनर है मान लो आपके पास, 3 पात्र हैं जिसमें एक में प्राथमिक एमीन है, एक में द्वितीयक और एक में क्या है? तृतीयक है। आपको ये पता करना है कि कौन से पात्र में प्राथमिक एमीन है। तो आप इस कार्य के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण कर सकते हैं। आप तीनों के अंदर क्या मिलाओगे? क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। फिर थोड़ा सा इसको आपको गर्म भी करना है ना। जैसे आप इसे गर्म करोगे तो जिस पात्र में से दुर्गंध आने लग जाए, यानी जिस पात्र में दुर्गंध युक्त यौगिक बने, वो वाला पात्र जो है उसमें प्राथमिक एमीन उपस्थित होगी, और शेष जिनमें ऐसी गंध नहीं आ रही है उसमें द्वितीयक और तृतीयक होगी। तो इस अभिक्रिया का जो उपयोग है वो प्राथमिक एमीन की पहचान करने में किया जाता है, चाहे वो एलिफेटिक हो और चाहे वो एरोमेटिक हो, है ना। पूरी अभिक्रिया अगर आप लिखते हो तो आपको ऐसे लिखनी है RNH2 प्लस CHCl3 प्लस 3 KOH इज इक्वल टू, बताओ क्या बन गया? RNC, है ना। यहाँ से कितने हाइड्रोजन निकले? 2। यहाँ से कितने हाइड्रोजन निकले? 2। और यहाँ पर कितने K है बताओ? 3 K और 3 Cl, तो बताओ 3 तो क्या बन जाएंगे? KCl। और यहाँ से 2 निकले, एक ये रहा, कितना हो गया? 3 और 3 ये रहे, और 3 ही ऑक्सीजन है, तो 3 अणु किसके बन जाएंगे? जल के, है ना। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया का उपयोग प्राथमिक एमीन की पहचान करने में किया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, यूरिया बनाने की वॉलर संश्लेषण की रासायनिक समीकरण लिखो। यूरिया बनाने की जो वॉलर संश्लेषण होती है ना, तो मैंने आपको बताया था यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक था जो प्रयोगशाला में बनाया गया। और किस वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले बनाया था? वॉलर ने बनाया था, है ना। बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहा जाता है जैव शक्ति सिद्धांत। और ये जैव शक्ति सिद्धांत क्या कहता है? जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो सारे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के शरीर में बनते हैं, है ना। किसके शरीर में बनते हैं? पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के शरीर में बनते हैं। इसका निर्माण जो है वो प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता। और इस सिद्धांत का खंडन किसने किया था? वॉलर ने। और वॉलर ने पहला कार्बनिक यौगिक बना डाला प्रयोगशाला के अंदर, और उसका नाम क्या था? यूरिया। और इसके लिए उसने अमोनियम साइनेट को क्या किया था? गर्म किया था। तो आपको याद रखना है कि अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया जाता है तो यूरिया का क्या होता है? निर्माण। यूरिया का क्या होता है? निर्माण। और यह एक पुनः विन्यास अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? पुनः विन्यास, क्योंकि इसमें परमाणुओं का क्या हो जाता है? पुनः विन्यास हो जाता है। ठीक है, तो वॉलर संश्लेषण की ये क्या हो गई? विधि हो गई। अमोनियम साइनेट को गर्म करके क्या बनाया जाता है? यूरिया। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया से आप एनिलीन कैसे बनाओगे, है ना। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया से आपको एनिलीन बनाना है। तो हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है? RCONH2 एमाइड की अभिक्रिया Br2 प्लस KOH के साथ, Br2 प्लस KOH के साथ। इस अभिक्रिया में क्या होता है? CO हट जाता है, तो बताओ क्या बन जाता है? RNH2, है ना। ये हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है। पूरी मैंने आपको वीडियो के अंदर पढ़ा रखी है, तो आप संबंधित वीडियो देखिएगा, उसमें पूरी आपको मिल जाएगी। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर काम की चीज़ बता रहा हूँ। तो RCONH2 इज इक्वल टू
RNH2। ठीक है, अब आपको इससे PHNH2 बनाना है, तो बताओ यहाँ पर आप क्या ले लोगे, PHCONH2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, Br2 प्लस KOH। तो बताओ PHCONH2 को जब Br2 प्लस KOH के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो CO हट जाएगा और क्या बन जाएगा, PHNH2। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया का उपयोग करके क्या बना सकते हैं, एनिलीन बना सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसको पूरा इतना लिखें तो चल जाएगा। वैसे आप इतना लिख दोगे तो भी आपका सही माना जाएगा, और यदि आप इसको पूरा लिखते हो तो आपको ऐसे लिखना होगा, PHCONH2 प्लस Br2 प्लस 4QH। कितने QH काम में आते हैं, 4QH। यहाँ पे बताओ कितने K हैं, 4, और उसमें से 2 ले लो और 2 Br, तो 2 तो KBr बन जाएंगे, 2 K बच गए तो K2। एक ले लो C, ये रहा C। ऑक्सीजन देखो एक ये रही, और यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है मुझे बताओ, 4 है ना, 4 में से आप ले लो, एक तो यहाँ से ले ली, और यहाँ से कितनी लोगे आप, 4 है तो यहाँ से आप ले लो 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बच गई, ये CO हट गया, तो बताओ क्या बचा, PHNH2। तो PHCONH2 बदल जाएगा PHNH2 में, प्लस 2 KBr प्लस K2CO3, 2 KBr प्लस K2CO3। अब मुझे एक बात बताइएगा, आपके पास कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन हैं, और ऑक्सीजन कितनी बची थी आपके पास, यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन थी बताओ, 4 और एक 5 थी, 5 में से 3 काम में आ गई ना, इसका मतलब कितनी बच गई, 2। तो 2 अणु किसके निकल जाएंगे, H2O के। तो PHNH2 प्लस 2H2O प्लस 2 KBr प्लस K2CO3। ठीक है, तो आप पूरी अभिक्रिया को इस प्रकार से लिख सकते हैं, हालांकि इतनी लिखते हो तो भी आपका काम चल सकता है। चलिएगा, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 12, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बता दिया है, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया क्वेश्चन नंबर 5 जो आया था उसमें मैंने आपको इसको लिख करके बता दी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 13, एथिलएमीन और एनिलीन में कौन अधिक क्षारीय है और क्यों। तो देखिएगा, एथिलएमीन और एनिलीन की यदि हम बात करें, ये एथिलएमीन है और ये आपकी है एनिलीन, में कौन अधिक क्षारीय है और क्यों। देखो, एथिलएमीन में जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो एनी टाइम यहाँ पर ही रहेगा, है ना, यहाँ पर ही रहेगा, क्योंकि इसमें अनुनाद नहीं है। और एनिलीन जो है उसका जो लोन पेयर है वो अनुनाद में क्या लेता है, भाग लेता है। अनुनाद में भाग लेने के कारण से इसका लोन पेयर जो होता है वो इस रिंग के अंदर चला जाता है, फिर निकल के बाहर आता है, फिर अंदर जाता है, फिर निकल के बाहर आता है। इसका मतलब ये लोन पेयर एनी टाइम इस नाइट्रोजन पर नहीं रहता, और इस नाइट्रोजन का लोन पेयर एनी टाइम कहाँ रहता है, इस नाइट्रोजन के ऊपर रहता है। तो बताओ, इन दोनों की यदि हम बात करें तो लोन पेयर को त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा किसकी होगी, इसकी होगी। क्यों होगी, क्योंकि एनी टाइम लोन पेयर इसी नाइट्रोजन पर है, लेकिन इसका लोन पेयर अनुनाद में क्या ले रहा है, भाग ले रहा है। तो यहाँ पर इसकी उपलब्धता इसकी तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके द्वारा लोन पेयर त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा और इसकी कम, इसलिए एथिलएमीन की क्षारीय प्रवृत्ति एनिलीन से क्या होती है, ज़्यादा। तो एथिलएमीन और एनिलीन में ज़्यादा क्षारीय एथिलएमीन होता है, क्योंकि एनिलीन में नाइट्रोजन परमाणु का लोन पेयर अनुनाद में भाग लेने के कारण लोन पेयर को त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एथिल मेथिल एमीन का IUPAC नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है। एक सेकंड, एक क्वेश्चन छूट गया शायद, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में अपन ने सीधा गलत ले लिया। सॉरी, 8 के बाद में अपन ने सीधा ले लिया। ये लैपटॉप के अंदर थोड़ी स्क्रीन आगे पीछे हो गई, उस वजह से मुझे पता नहीं चला। आठ के बाद में अपन ने सीधा 12वां ले लिया, है ना। तो पहले अपन नोवा ले लेते हैं ना। नोवा देखो, नाइट्रोबेंजीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो व पैरा स्थिति पर होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मेटा स्थिति पर होती है। स्पष्ट कीजिए। क्या कह रहा है
कि जो नाइट्रोबेंजीन है ना, ये क्या है आपका नाइट्रोबेंजीन, ये कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो मेटा स्थिति पर होती है और नाभिक्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो और पैरा स्थिति पर होती है। इसको स्पष्ट करो। तो देखिएगा, इसको स्पष्ट मैंने वीडियो आपको जब बना के दिया था नाइट्रो यौगिक वाला, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एक बार वापस से कर देता हूँ। देखिएगा, नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति मेटा निर्देशीय NO2 समूह और न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति ये NO2 समूह ऑर्थो पैरा निर्देशीय। इसको समझाने के लिए हम इसकी क्या बनाएंगे, अनुनादी संरचनाएं। तो देखो, नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं। सबसे पहले इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, इस पे प्लस आ गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड N, ऑक्सीजन पे माइनस, और ये इधर कोई छेड़छाड़ अपन नहीं करेंगे। फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इस पे प्लस आ गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड N, O माइनस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। फिर इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास, इस पे प्लस, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड N, ऑक्सीजन पे माइनस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। इसके बाद में क्या होगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और ये माइनस वापस यहाँ मूव कर जाएगा। ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं, है ना। ये आपको बनानी आती होगी, आपने बना ली होगी ऐसी। अब देखिएगा, यदि हम बात करें इन अनुनादी संरचनाओं की, तो इन अनुनादी संरचनाओं में आप ध्यान से देखिएगा कि जो प्लस आवेश है वो ऑर्थो स्थिति पर आ रहा है, पैरा स्थिति पर आ रहा है और ऑर्थो पे आ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं का आक्रमण होता है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं का मतलब होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, अर्थात जिसके ऊपर जनरली प्लस आवेश होता है। अब मुझे एक बात बताइएगा कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी होगी, यानी जिस पर प्लस आवेश होगा, क्या वो ऐसी किसी स्थिति पर आक्रमण कर पाएगा क्या जिस पे ऑलरेडी प्लस आवेश उपस्थित हो? तो यहाँ पर आप देखो, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पर प्लस आवेश है, तो क्या ई प्लस ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे आक्रमण कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस पे भी प्लस है और इस पे भी क्या है, प्लस है। और इसको क्या चाहिए होते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व पहले से ही कम हो रखा है, ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व पहले से ही क्या है, कम है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पर आक्रमण नहीं कर सकता। तो फिर वो कहाँ करेगा? तो बची हुई स्थिति कौन सी है, मेटा। बची हुई स्थिति कौन सी है, मेटा स्थिति है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन सी स्थिति पर आक्रमण करता है, मेटा स्थिति पर। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति तो कौन सा निर्देशी हो गया, नाइट्रो समूह, मेटा निर्देशी। अब यदि हम बात करें नाभिक स्नेही की, तो बताओ नाभिक स्नेही में NU पे क्या होता है, माइनस होता है। यानी ये वहाँ आक्रमण करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होगी, कमी होगी। और इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी कहाँ है, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पर। तो माइनस वाला प्लस वाली स्थिति पर आक्रमण करेगा। इसका मतलब प्लस वाली स्थिति कौन सी है, ऑर्थो पैरा स्थिति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नाइट्रोबेंजीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो व पैरा स्थिति पर होती है, क्योंकि इसकी अनुनादी संरचनाओं से ज्ञात होता है कि ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आती है, यानी वहाँ पर प्लस आवेश उपस्थित होता है, जिस कारण से नाभिक स्नेही का आक्रमण तो होता है ऑर्थो व पैरा स्थिति पर, और इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण वहाँ होगा जहाँ प्लस नहीं आया हो। कहाँ नहीं आया बताओ, मेटा पर नहीं आया। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, नाइट्रोबेंजीन का दुर्बल अम्लीय माध्यम व प्रबल अम्लीय माध्यम में विद्युत अपघटनीय अपचयन की अभिक्रिया की समीकरण लिखो। तो ये मैंने आपको याद करवाई थी कि नाइट्रोबेंजीन का जब विद्युत अपघटनीय अपचयन करवाया जाता है तो इसके लिए 2 माध्यम आपके बुक में दे रखे हैं। ये आपका है नाइट्रोबेंजीन, ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन, है ना। इसका यदि हम विद्युत अपघटनीय अपचयन करवाएं, विद्युत अपघटनीय अपचयन करवाएं कौन से माध्यम में, दुर्बल अम्लीय माध्यम में।
तो NO2 समूह NH2 समूह में बदल जाता है, ये आपको याद रखना है ना। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बन जाती है, कौन से माध्यम में? दुर्बल अम्लीय माध्यम में। यदि हम इसका अपचयन प्रबल अम्लीय माध्यम में करवाएं, लेकिन ध्यान रखिएगा कौन सा? विद्युत अपघटनी अपचयन। तो NH2 समूह नहीं बनता, NO2 NH2 में नहीं बदलता, NO2 बदलता है NHOH में। इसका मतलब यहाँ पे 4H काम में आते हैं और यहाँ पर कितने आए बताओ? 6H, है ना। 6H आएंगे तो 2H तो जुड़ जाएंगे नाइट्रोजन पे और 4H जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाएंगे। कितने H2 बाहर निकल जाएंगे बताओ? 2H2। समझ में आ रही है? 6H है ना, तो 2H तो जुड़ गए नाइट्रोजन पे, 4H 2 ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेंगे? 2H2। और यहाँ पर 4H काम में आएंगे, जिसमें से एक H इस नाइट्रोजन पर, दूसरा H इस ऑक्सीजन पर, और जो 2H बच गए वो जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाएंगे। सॉरी, 2H2 नहीं निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें पुनः विन्यास होता है, यानी ये OH समूह यहाँ से कहाँ जाता है? पैरा स्थिति पर, और पैरा पर जो हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन निकल के इस NH के पास आ जाता है और बन जाता है पैरा एमिनोफिनॉल। तो प्रबल अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया आपको ऐसे लिखनी है और दुर्बल अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया आपको ऐसे लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एल्किल हैलाइड के अमोनी अपघटन की अभिक्रिया लिखो। ये समझ में आ गया? ये आपको याद रखना है कि दुर्बल अम्लीय माध्यम में एनिलीन बनता है, प्रबल अम्लीय माध्यम में पहले एन फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन बनता है। क्या नाम है इसका? एन फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन। वही है ये, कौन सा बताया गया? जो अपन ने नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन करवाया था ना, वही कंपाउंड है ये। ठीक है, आज ही अभी इसी वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो क्वेश्चन नंबर अपन ने किया था ना अभी, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में जो किया था वही बना है ना। और फिर यदि हम बात करें उसके बाद में, तो इसका पुनः विन्यास हो जाता है, यहाँ से OH निकल के यहाँ पे आएगा और यहाँ वाला H है ना, वो NH के पास चला जाएगा, तो पैरा एमिनोफिनॉल बन जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, एल्किल हैलाइड के अमोनी अपघटन की अभिक्रिया लिखूं। तो देखो बहुत आसान है, ये एल्किल हैलाइड ले लिया अपन ने RX, इसकी अमोनिया के साथ क्रिया करवानी है। अमोनिया अपघटन का मतलब होता है अमोनिया के साथ गर्म करना। किसको? एल्किल हैलाइड को। तो यहाँ से X और यहाँ से क्या निकल गया? H, यानी HX बाहर निकल गया। तो क्या बन गया बताओ? RNH2। कौन सी अमीन बनी? 1 डिग्री अमीन। फिर हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ? RX के साथ, है ना। किसके साथ? RX के साथ। इसको आधिक्य में लिया है अपन ने, तो आधिक्य में लेंगे तो बताओ RX बच जाएगा। तो यहाँ से H और यहाँ से X क्या बाहर निकल गया? HX। तो बताओ कौन सी अमीन बन गई? 2 डिग्री अमीन। फिर क्या बच जाएगा बताओ? RX, क्योंकि इसको हमने किस में लिया है? आधिक्य में, तो बन जाएगी 3 डिग्री अमीन। और 3 डिग्री अमीन फिर RX से क्रिया करेगी, क्योंकि अभी भी नाइट्रोजन पर क्या है? लोन पेयर। जब तक हाइड्रोजन होगा तब तो HX बाहर निकलेगा। देखो HX बाहर निकला क्योंकि हाइड्रोजन था, फिर HX बाहर निकला, हाइड्रोजन था, फिर यहाँ पर भी क्या निकलेगा? HX, है ना, क्योंकि इस पे क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ से क्या निकल गया? H और यहाँ से X। और फिर ये जो 3 डिग्री अमीन है ना, वो RX के साथ क्रिया करके टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड बना लेगी। वापिस से समझ लीजिएगा, ये कह रहा है कि एल्किल हैलाइड का अमोनी अपघटन लिखो। तो एल्किल हैलाइड का अमोनी अपघटन लिखने का मतलब है कि हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाएंगे। तो जो अमोनिया का हाइड्रोजन है वो X के साथ जुड़ के क्या बाहर निकल जाएगा बताओ? HX। तो देखो क्या बन गया? RNH2 बन गया। अब फिर इसकी अभिक्रिया RX के साथ करवाएंगे। सर क्यों करवाएंगे? क्योंकि हमने RX को आधिक्य में ले रखा है। सर अमोनिया को आधिक्य में ले तो क्या होगा? तो अभिक्रिया यहीं रुक जाएगी, आगे नहीं होगी, है ना। ऐसा मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। फिर RX के साथ अभिक्रिया हुई तो बताओ HX बाहर निकला, 2 डिग्री अमीन बन गई। फिर RX के साथ अभिक्रिया करवाई तो यहाँ से H और यहाँ से X, तो क्या बाहर निकल गया? HX।
फिर बन गई 3 डिग्री अमीन, और 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन पर H है नहीं, लेकिन ये फिर भी अभिक्रिया कर लेगा RH के साथ, क्योंकि R पे प्लस है और X पे क्या है माइनस, तो R प्लस नाइट्रोजन पे जाके जुड़ जाएगा और टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 11। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको बता दिया, 13 भी मैंने आपको बता दिया, 14 है एथिल मेथिल एमीन का IUPAC नाम लिखो। तो बहुत आसान है, एथिल मेथिल एमीन का क्या लिखना है IUPAC नाम। ये देखो ये है आपका एथिल मेथिल एमीन, नाम लिखना सिखाया था। एन पे क्या लगा हुआ है मेथिल, तो एन मेथिल, और कितने कार्बन की श्रृंखला का आप चयन करोगे 2 का, तो बताओ एथेनेमीन, क्या नाम हो जाएगा एन मेथिल एथेनेमीन, एन मेथिल एथेनेमीन, इसका क्या हो गया IUPAC नाम हो गया। एन पे क्या जुड़ा हुआ है मेथिल, और कितने कार्बन की श्रृंखला है 2 की, है ना। मैंने आपको बताया था जो छोटा समूह होता है उसको एल्किल के रूप में लेते हैं, और जो बड़ा होता है उसको एल्केन के रूप में लेते हैं। फिर है प्राथमिक द्वितीयक, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एमीन को उनके क्वथनांक के गणितीय क्रम में व्यवस्थित करो। तो देखिएगा ये प्राथमिक एमीन है, ये द्वितीयक एमीन है, और ये तृतीयक एमीन है ना। तो प्राथमिक एमीन में नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें नाइट्रोजन पर 1 हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। इस कारण से प्राथमिक एमीन का जो क्वथनांक होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद में द्वितीयक एमीन का, उसके बाद में तृतीयक एमीन का। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पर जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं एमीन के अणुओं के मध्य, है ना, एमीन के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बनने की जो प्रायिकता है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन पर कितने हाइड्रोजन है 2, और यहाँ पर सबसे कम अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पर अंतराण्विक हाइड्रोजन बन ही नहीं पाएंगे, यहाँ पर तो वान डेर वाल आकर्षण बल लगेगा। तो नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन उपस्थित है, तो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पर अणुओं के मध्य, और यहाँ पर अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनने की प्रवृत्ति कम होगी, और यहाँ पर तो वान डेर वाल आकर्षण बल लगेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा क्वथनांक होता है 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, और फिर 3 डिग्री का। ठीक है, समझ में